हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि जैसे एस्टेट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है, 7 और 8 दिसंबर को। तो अब उनके मन में सबसे जो ज्यादा सवाल है वो ये है कि उसका नोटिफिकेशन को कब आएगा और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो मैंने बहुत से कमेंट देखे इसके नोटिफिकेशन को लेके। वैसे तो देखो, जब हमें पता है कि एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है तो नोटिफिकेशन से हमें क्या ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू करनी है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो वहां पे उसको टाइम कम मिल पाता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन है वो अपने आप अपने टाइम पे आएगा, हमेशा ही आता है। जो इनका पैटर्न है वो सेम रहता है। तो उसकी चिंता आपने नहीं करनी है और अपनी प्रिपरेशन को आपने अभी से शुरू कर देना है। फिर भी हम देख लेते हैं कि जैसे पिछले एग्जाम होते रहे हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो आपका नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक है जो वो आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अक्टूबर लास्ट और नवंबर के जो फर्स्ट वीक है तब तक उसके फॉर्म अप्लाई होंगे। नवंबर फर्स्ट वीक तक की वहां पे क्या होगी, फॉर्म अप्लाई की डेट होगी। उसके बाद ये क्या है कि 7 और 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम है ही। तो आप ये देखो कि इनके जो फॉर्म निकलते हैं और जो एग्जाम होता है वहां पे 1 से 1.25 महीने का गैप होता है। तो अगर आप मन में अपने 1% भी ये लेके चल रहे हो ना कि एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो वो एक गलत होप आप अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि मान सकती हूँ मैं कि सिलेबस अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप 1 महीने में भी इजिली आपका सिलेबस हो जाएगा, अगर आपके पास 8-9 घंटे हैं देने के लिए। लेकिन अगर आपने अभी से शुरू करना है तो और आप 3-4 घंटे ही दे सकते हो ना, तो फिर आपको नोटिफिकेशन की वेट में नहीं बैठना है। तो यहाँ पे देखो, अक्टूबर के लास्ट वीक में है वो जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपने क्या टेंशन करनी है, जब हमें पता है कि एग्जाम की डेट ही हमारे पास है तो नोटिफिकेशन से क्या फर्क पड़ेगा। वो जब भी आएगा तब भी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि जो ये एस्टेट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। एस्टेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कभी भी पोस्टपोन नहीं होता। ये टाइम टू टाइम लेते हैं। वैकेंसी है वो बेशक से उनकी जो जॉब रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होती हैं वो बेशक से टाइम टू टाइम नहीं होती, लेकिन जो एस्टेट एग्जाम है ना वो हर टाइम पे होता है, हर बार टाइम पे होता है वो। तो यहाँ पे ये चीज थी पहली कि अक्टूबर लास्ट में यहाँ पे आपके जो फॉर्म है वो निकल जाएंगे, नवंबर फर्स्ट वीक तक आप अप्लाई कर सकोगे। और ये वाला तो आपका एग्जाम का दिन ही है। तो अब देखो, उसके बाद मेन डाउट क्या है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट देखे इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखो, आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के हम एस्टेट देते हैं। पीआरटी लेवल पे देते हैं, टीजीटी लेवल पे देते हैं और पीजीटी लेवल पे देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। 12th होनी चाहिए और 10th में आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए। वो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड क्या है, इसमें आपको क्या चाहिए है, डीएलएड का जो कोर्स है वो आपको इसमें चाहिए होगा। क्योंकि बीएड है वो पीआरटी लेवल पे अब मान्य नहीं होती, पहले होती थी, लेकिन अब जो ये है पीआरटी लेवल पे, हम बीएड वाले हैं ना जो वो पीआरटी लेवल का एग्जाम है वो नहीं दे सकते। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे होती है। उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के लिए मेन डाउट, जो सबसे ज्यादा डाउट था, देखो टीजीटी में हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और पीजीटी में हम क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चों का डाउट था कि क्या हम जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, क्या वो एस्टेट का एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो जिन्होंने अभी अभी फिलहाल एडमिशन लिया है, जैसे अब जून जुलाई अगस्त में जो एडमिशन हुए हैं, या जो फर्स्ट ईयर में है जिनके एग्जाम अब तक नहीं हुए, तो उनके एग्जाम तो आगे होंगे ना, तो वो एस्टेट एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या है, जब आपने बीएड के आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो खत्म हो चुके हो, भला ही आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो, तब आपका वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो तो आपका जो एग्जाम है वो वैलिड हो जाएगा, आप दे भी सकते हो। दे आप यहाँ भी सकते हो, कोई वो नहीं है। अगर आपने दे के एक्सपीरियंस लेके देखना है तो देने में आपका क्या जाता है। तो अगर आपको दे के एक्सपीरियंस लेना है कि हम दे सकते हैं, कैसा एग्जाम रहेगा, क्या कुछ होगा, तो भला ही आप एग्जाम को दे देना। लेकिन आपका जो, अगर बाई चांस भी आपका जब क्वालिफाई हो गया तो वहां पे
आपका जो ये वाला वैलिड नहीं होगा। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में, आपने जब भी जस्ट एडमिशन लिया है, तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 2-3 महीने ही गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि बीएड फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम है वो हो चुके हो, बेशक से उसका रिजल्ट ना आया हो, लेकिन हमारा नाम है वो सेकेंड ईयर में चल रहा हो अभी फिलहाल, तो आप इसके लिए वैलिड हो। यही सेम चीज यहाँ पे है कि बीएड फर्स्ट ईयर में वैलिड नहीं होंगी, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर में आप वैलिड होंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पे थी। उसके बाद एक इन दोनों के बाद एक डाउट था कि अगर आप ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हो, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, आपके पास बीएड ही नहीं होगी। तो बीएड नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये वाला तो फिर डाउट बनना ही नहीं चाहिए कि ग्रेजुएशन फाइनल में हो। तो ये क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही हम वो बीएड में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला छोड़ दो। यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि कई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद पहले बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, कई कई जो बीएससी बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बीएड में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पीजी करते हैं। तो वहां पे क्या है, वो उनका डाउट ये है कि अगर हम पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, बीएड उनकी कंप्लीट है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में है, तो क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो ये फाइनल ईयर की कंडीशन है ना, वो केवल बीएड के लिए है। इस बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले जो ये हमारी बीएड का कोर्स है, इसके लिए है बस। वो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लास्ट ईयर में हो और आपने बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पहले बीएड की है, तो आप इसके लिए तो एप्लीकेबल हो, लेकिन इसके लिए नहीं हो। इसके लिए आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसमें लास्ट ईयर में हो और आप सोचोगे कि बीएड फाइनल ईयर वाले एप्लीकेबल होते हैं, तो क्या पता पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले भी एप्लीकेबल हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये वाले जो डाउट है वो हर बच्चे के मन में आते हैं। तो ये वाली चीज आपकी होप यहाँ से क्लियर हो गई हो क्या, कि यहाँ पे तो बीएड वाले हम हैं ही नहीं, पीआरटी वाले। तो टीजीटी वाले क्या होता है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और बीएड फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको बीएड सेकेंड ईयर में आपका नाम चल रहा होगा तभी आपका एप्लीकेबल होगा। अब देखो ये सब है पीछे वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या पता न्यू वाले जो अपना जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या चेंज होके आएंगे, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपका पहले वाला नोटिफिकेशन है, जो अब तक के नोटिफिकेशन है, उनमें यही चीज थी कि भाई हम बीएड के फर्स्ट ईयर में है वो एस्टेट वैलिड नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में ये डाउट था कि ये तो चीज सेम है। अब अगर आपने बीएड पहले की है और उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हो, तो क्या ये आप एग्जाम दे सकते हो? तो नहीं दे सकते। इसके साथ अब एक कोर्स चला है ना इंटीग्रेटेड वाला, वो 4 ईयर का होता है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ मान ली जाती है। तो अगर आप इसके भी फाइनल ईयर में हो तो भी आप ये एग्जाम है वो दे सकते हो। तो ये वाली थी मेन मेन चीज है कि आप कहाँ पे ये एग्जाम है जो वैलिड होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो होप ये वाली चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब ये कितने मार्क्स पे क्लियर होता है वो आपको सबको पता है। हमारे जो हरियाणा के कैंडिडेट होते हैं और जो जनरल कैटेगरी से होते हैं, तो उनका ये 90 पे क्वालिफाई होता है। लेकिन जो SC ST होते हैं और हमारे हरियाणा से ही होते हैं, तो उनका ये एग्जाम है वो 82 पे भी क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप हरियाणा से बाहर के हो और तब आपके जो मार्क्स आते हैं वो 82 आते हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, चाहे आपकी कास्ट SC ST कुछ भी हो। तो वहां पे अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 90 मार्क्स का है। तो ये वाली चीजें थी, छोटी छोटी चीजें, जिसके लिए बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।